Good morning, students. Today I am going to teach you the subject SST and the chapter first of political science. And the first chapter is democracy in the contemporary world. फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो चैप्टर है हम जस्ट रीड करेंगे, इसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर वगैरह नहीं करने, लेकिन इस चैप्टर के हम इंटरनल्स ज़रूर करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा चैप्टर क्या है? डेमोक्रेसी इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। देखो, डेमोक्रेसी आज के टाइम में डेमोक्रेटिक कंट्री होना बहुत बड़ी बात है, और आज के टाइम में ये ज़रूरी भी है कि हर हमारी कंट्री है जो वो डेमोक्रेटिक हो। और कॉन्टेम्प्रेरी मीन्स जो कॉन्टेम्प्रेरी का मतलब है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड में आज के टाइम कैसे चल रही है, किस तरह से वो वर्क कर रही है। इस चैप्टर में हम उसी को क्लियर करने की ट्राई करेंगे। ओके, फॉर दिस वी हैव नीड टू रीड द टू स्टोरीज ऑफ चिली एंड द पोलैंड। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट इज अबाउट द चिली। देखिए, जैसे फर्स्ट इज अबाउट द चिली। चिली में जो डेमोक्रेसी है 1970 में, देखिए 1970 में क्या था, इन 1970 में जो हमारा था एलन थी, वो चिले का रूलर बना था। ही बिकम द रूलर ऑफ चिले। कौन था? एलेंडे। जो एलेंडे था एक्चुअली वो बहुत ही अच्छा इंसान था। एलेंडे ने लोगों के लिए बहुत कुछ किया था। उसका जो उसके शासन में, उसके रूल में जो पर्सन्स थे, लोग थे, वो बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि एलेंडे ने जो उसके एजुकेशन, चिले का एजुकेशन सिस्टम था, उनकी लेबर की हेल्प के लिए लेके और बहुत काम किए थे। उसने लोगों के लिए फूड और बच्चों के लिए भोजन, खाना सब कुछ प्रोवाइड करवाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी? जो एलेंडे कर रहा था वो रिच पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ, इलेवन सितंबर 1973 को एक कूप आ गया। क्या आ गया? एक कूप का मतलब क्या होता है? एक तरह से तख्ता पलट होना, कि जो चीज़ है उसका पूरा का पूरा दल बदल हो जाना। ओके, 11 सितंबर 1973 को एक कूप आया जिसमें मिलिट्री ने अपना रूल है वो जो चलाना शुरू कर दिया। एक्चुअली क्या हुआ था, एलेंडे जो था वो फाउंडर ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी था, एंड उसकी जो यूनिटी थी, कोलिजन टू द विक्टोरी इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 1970। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि 1970 में एलेंडे चिले का रूलर बना था, प्रेसिडेंट बना था। लेकिन जब उसने लोगों की हेल्प करनी शुरू की और उसने फॉरेन की जो कंपनीज थी उसको भी नेचुरल रिसोर्सेज से दूर कर दिया था। मतलब उससे पहले जो चिले का जो हम सामान था, नेचुरल रिसोर्सेज थे, वो फॉरेन कंट्री के द्वारा, फॉरेन कंपनीज के द्वारा यूज़ किए जाते थे, और चिले के लोग क्या थे, पुअर होते जा रहे थे, जिस वजह से एलेंडे ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को फॉरेन के अपोज कर दिया। और द लैंडलॉर्ड एंड द रिच, जो लैंडलॉर्ड थे, रिच पर्सन थे, वो सब क्या हो गए, इससे नाराज़ हो गए और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए, जिसकी वजह से एक मिलिट्री कूप आया 1973 को। और जो मिलिट्री था टुक ओवर दी सी पोर्ट। द डिफेंस मिनिस्टर वाज अरेस्टेड बाय द मिलिट्री। जो डिफेंस मिनिस्टर था
उसे मिलिट्री के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया और उसे जब वो अपने ऑफिस में आया था। द मिलिट्री कमांडर्स आस्कर द प्रेसिडेंट टू रिज़ाइन। मिलिट्री कमांडर्स ने कहा, जो वहाँ का अलेंडे थे ना प्रेसिडेंट, उसे कहा कि वो अपना जो रिज़ाइन है वो दे दे, लेकिन अलेंडे ने क्या किया, उसे रिफ्यूज़ कर दिया कि वो रिज़ाइन नहीं देगा। पर लेकिन क्या हुआ, जब उसने मना कर दिया तो जो मिलिट्री थी उसे मारने के लिए आगे आई, तो उसे और कोई रास्ता ना मिलने की वजह से वो जल्दी से ही क्या हुआ, रेडियो पर लाइव हो गया, जिस पर उसने लोगों को मैसेज पहुंचाया कि उसका सेक्रीफाइस है, जो एक स्पीच दी, उसमें कहा कि जो मेरा सेक्रीफाइस है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, हमारी डेमोक्रेसी है जो वो दोबारा आनी चाहिए। लेकिन जब ये सब देखकर जो मिलिट्री थी उसने अलेंडे को उसके घर के साथ साथ पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया, उसको बॉम्बिंग, उसके हाउस की बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट क्या है, व्हाट टुक प्लेस इन द चिले ऑन द 11 सितंबर 1973 वाज द मिलिट्री कूप। जनरल अगस्टो पिनोशे, इसे हमने क्या पढ़ना है, पिनोशे, एन आर्मी जनरल लेड दी कूप। जो मिलिट्री काम कर रही थी ना, जिसने डिफेंस मिनिस्टर को अरेस्ट किया, वहाँ के प्रेसिडेंट को उसके घर के समेत ख़त्म कर दिया, उसको जो गाइड कर रहा था वो कौन था, पिनोशे। और जो पिनोशे था वो आर्मी गवर्नर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट था ऑफ द अमेरिका, वाज अनहैप्पी विद जो पिनोशे था उसको, वो अपना लीड कर रहा था इसे, और जो यूनाइटेड स्टेट की जो गवर्नमेंट थी वो भी अलेंडे से, जो हमारा अलेंडे था जिसे आर्मी ने मारा था, अलेंडे से अनहैप्पी थी। क्यों थी अनहैप्पी, क्योंकि उसे जो पुअर लोगों की वो हेल्प करता था, लेकिन उसे पुअर लोगों की ऐसे हेल्प करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जो पिनोशे था बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रूल्ड फॉर द 70 ईयर्स। फिर जो पिनोशे था वो उसका प्रेसिडेंट बना और 17 साल के लिए उसने इसके ऊपर रूल किया। फ्रॉम अ गवर्नमेंट दैट वाज इलेक्टेड बाय द पीपल द पावर शिफ्टेड टू द मिलिट्री ऑफिसर्स। इस तरह से जो पावर थी वो सारी किसे ट्रांसफ़र हो गई, किसे शिफ्ट हो गई, मिलिट्री ऑफिसर्स को। इससे क्या हुआ, दे कुड डू एज दे विश्ड, वो वैसे ही करते थे जैसा कि वो चाहते थे, लेकिन कोई भी पर्सन, चाहे उसे पसंद था चाहे नहीं पसंद था, उसे मानना ही पड़ता था, और वो किसी को क्वेश्चनिंग करने भी नहीं देते थे। अगर कोई क्वेश्चनिंग करता भी था तो उसे मार दिया जाता था। दस द मिलिट्री डिक्टेटरशिप वाज एस्टेब्लिश्ड इन द चिले। जो पिनोशे था, पिनोशे गवर्नमेंट टॉर्चर्ड एंड द किल्ड। पिनोशे गवर्नमेंट ने जो भी लोग इसके अगेंस्ट जाते थे या डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना चाहते थे उन्हें टॉर्च करते थे और उन्हें मार देते थे। लेकिन इसमें एक पर्सन इसमें और भी इंक्लूड था, जो था जनरल अल्बर्टो बैचले। एक्चुअली जो ये था, ये जो पिनोशे था उसके अगेंस्ट था, जिसकी वजह से उसने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने की ट्राई की, लेकिन इसे भी क्या किया, मार दिया गया। और जो अल्बर्टो बैचले की बेटी और वाइफ थी उसे जेल में बंद कर दिया गया और उन्हें टॉर्च करने लगे। मोर देन 3,000 people were killed by the military. Many more were reported missing. बहुत सारे 3,000 से करीब जो लोग थे वो मारे गए और बहुत सारे लोग मिसिंग थे। किसी को ये नहीं पता था कि वो लोग कहाँ चले गए। और स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ये साइड में एक बॉक्सेस दिए होते हैं, आपने इन्हें अच्छे तरह से रीड करना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और इन्हीं से हमारे जो शॉर्ट नोट हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट इज़ द रिस्टोरेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। बट जल्दी ही जो हमारा पिनोशे था, पिनोशे का कौन सा था, मिलिट्री रूल, पर जल्दी ही उसका क्या हो गया, एंड हो गया। 17 ईयर्स पिनोशे ने अपना रूल किया, पर 17 ईयर के बाद पिनोशे ने उसने रेफरेंडम किया
कब? 1988 में। उसे लगता था कि लोग हैं जो सिर्फ उसे ही अपनी जो है वोट देंगे, बट जो चिले के लोग थे उन्होंने उसे वोट नहीं दी और वो जो पिनोशे था वो हार गया, जिस वजह से दोबारा से डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश्ड हुई। जो हमने पढ़ा था पीछे, जनरल अल्बर्ट बैचले इसकी बेटी थी, जो कि उसके बाद क्या बनी, उसकी प्रेसिडेंट बनी चिले की। जो ये गर्ल थी, दैट गर्ल मिचोले माइकल बैचलेट प्रोनाउंस दी माइशल बैचलेट, ठीक है। इसे हमने क्या पढ़ना है? माइशल बैचलेट पढ़ना है। जो ये थी इसने रूल करना शुरू किया, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द चिले इन जनवरी 2006, जो 2006 में प्रेसिडेंट बन गई चिले की। और उसने कहा अ मेडिकल डॉक्टर एंड अ मॉडरेट सोशलिस्ट। वो क्या थी? वो अपने पेशा में, अपने काम में एक मेडिकल डॉक्टर थी और मॉडरेट सोशलिस्ट, एक सोशलिस्ट पर्सन गर्ल थी। जो ये थी मिशेल बैचलेट बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी अ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ लैटिन अमेरिका। जो ये थी वो पहली डिफेंस मिनिस्टर थी लैटिन अमेरिका की। और मैंने ये आपको बात नहीं बताई, जो चिले था, चिले इज़ पार्ट ऑफ लैटिन अमेरिका। ओके, इन द presidential election the defeated one of the Chile's richest man। जो ये लड़की थी, जो ये माइशल सी बैचलेट, इसने रिच से रिच पर्सन्स को भी क्या था, इलेक्शन में हरा दिया। इन दिस फोटोग्राफ, जो हमने ये फोटोग्राफ देखी है, जो ये फोटोग्राफ है, इसमें ये जो हमारी चिले में बनी थी मिशेल बैचलेट, इसने एक स्पीच दी थी जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये स्पीच इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने इसे ध्यान से पढ़ना है। इस तरह से क्या हुआ, जो चिले था वहाँ से मिलिट्री रूल, पहले डेमोक्रेसी, फिर मिलिट्री रूल के बाद क्या आया, डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी के लिए ही लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया था और उन्होंने डेमोक्रेसी भी अपने आप ले ली थी। उसके बाद हमारे पास क्या आती है, डेमोक्रेसी इन दी पोलैंड। जैसे ये चिले की स्टोरी है, ऐसे ही पोलैंड की स्टोरी है। पोलैंड के जो है, पोलैंड में भी एक्चुअली लेट अस टर्न ऑन अनदर इवेंट दिस टाइम फ्रॉम द पोलैंड इन 1980। ये 1980 की बात है। इस टाइम में पोलैंड में एक पोलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी जो है काम करती थी। इसमें क्या है कि जो पार्टी थी, ये वाली पार्टी पोलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी, ये एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें कोई भी नहीं, पोलैंड में कोई भी नई पार्टी नहीं बना सकते थे। अगर बनाते थे, बना भी लेते थे पार्टी, तो भी उसके वो काम नहीं कर पाती थी, कोई उसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की परमिशन वगैरह नहीं दी जाती थी। इसका जो साथ दिया था वो सोवियत यूनियन, यूएसएसआर ने भी दिया था, क्योंकि जो यूएसएसआर थी वो 1991 से पहले एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो अपने आप, जो सारा कम्युनिस्ट पार्टी क्या होती है, जिसका सारा काम एक छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक सारा काम क्या होता था, गवर्नमेंट के हाथ में होता था। ऑन द 14 अगस्त 1980 में क्या हुआ, वर्कर्स ऑफ द लेनिन शिपयार्ड इन द सिटी ऑफ द गडांस्क वेंट ऑन द स्ट्राइक। वो स्ट्राइक पे चले गए। क्योंकि उनकी एक कंपनी ने एक वीमेन को उसके काम से हटा दिया, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, बिना वजह उसे हटाया गया था, जिस वजह से जो लोग थे वो उसे नाराज़ थे और उन्होंने इस तरह से अपना प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन स्ट्राइक थी, जो स्ट्राइक तो ट्रेड यूनियन के लिए इलीगल थी, क्योंकि इसमें मान्यता ही नहीं दी गई थी स्ट्राइक के लिए पोलैंड की कंट्री में, जिस वजह से इन्होंने क्या किया, इस स्ट्राइक को रोकने की बहुत कोशिश की, उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, लेकिन ये नहीं माने और स्ट्राइक को
कंटिन्यू रखा, जिस वजह से जो हमारा लेक वेलेशा है उसने भी इस स्ट्राइक को ज्वाइन किया। ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस, उसे भी सर्विस से डिसमिस किया गया था 1976 में फॉर डिमांडिंग द हायर पे। इनको ये भी परमिशन नहीं थी कि ये पे को बढ़ाने के लिए डिमांड कर सकें, जिसकी वजह से इसको सर्विस को से डिसमिस होना पड़ा था और इसने भी इसका साथ दिया, जिसकी वजह से जो स्ट्राइक थी ऑल ओवर द सिटी है, जो होल सिटी में स्प्रेड हो गई और वर्कर्स ने बहुत सारी डिमांड्स करनी शुरू कर दी। दे वांटेड द राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस ट्रेड यूनियन, दे आल्सो डिमांडेड द रिलीज ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड एन एंड ऑफ द सेंसरशिप ऑन द प्रेस। और ये चाहते थे कि जो प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगी हुई है उसे भी एंड किया जाए, उसे भी ख़त्म किया जाए। लेकिन इसके लिए बहुत सारी डिबेट्स हुए, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। उसके बाद जो वर्कर्स थे उन्होंने 21 पॉइंट एग्रीमेंट पर साइन किया, जिससे जो स्ट्राइक थी वो एंड हो गई और गवर्नमेंट है जो वो एग्री हो गई कि रिकॉग्नाइज द वर्कर राइट टू फॉर्म द इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन एंड देयर राइट टू द स्ट्राइक। किसके 21 एग्रीमेंट पे साइन क्यों किया? क्योंकि जो गवर्नमेंट है उनके सारे पर्पस को मान चुकी थी, उनके लिए उन्होंने ये मान लिया था कि जो भी उनकी डिमांड्स हैं वो सारी मानी जाएंगी। वहाँ पे इलेक्शंस होंगी और जब इलेक्शंस हुई तो 99 सीट्स थी, 100 सीट्स में से 99 सीट्स किसे मिली? वर्कर्स को मिली, जिसकी वजह से जो पोलैंड है, पोलैंड में क्या हो गया, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई। ओके, नाउ इस चैप्टर में आगे हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हमने रीड करना है अच्छे से ताकि हमें स्टोरी के बारे में पता चल जाए। मेन बात क्या है इसमें हमने यही बताना है इस चैप्टर में कि कैसे डेमोक्रेसी है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेमोक्रेसी के बिना हम अपना कोई भी जो काम है वो नहीं कर सकते। अगर हम देखें कि 1990 से बाद की जो टाइम पीरियड है उसमें मोस्टली सारी कंट्रीज़ हैं जो वो डेमोक्रेटिक स्टेट्स बन गई। जैसे पहले तो ये जो आया था 20th सेंचुरी में ये सारा कुछ और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। धीरे धीरे जैसे हम देख सकते हैं इसमें जो हमारे पास है डेमोक्रेसी एट दी ग्लोबल लेवल। जो डेमोक्रेसी हमने ग्लोबल लेवल पर भी देखने को मिलती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो, जैसे मेन क्या है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बनाया गया था, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बनाया गया था क्योंकि क्योंकि हमारी वर्ल्ड वार को ख़त्म करना चाहते थे। वर्ल्ड वार को ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई हमें ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था जो लोगों को, जो कि कंट्रीज़ को वॉर करने के लिए रोक सके। और जो यूएनओ है, यूएनओ में एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है। जो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, एक्चुअली इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें यूएसएसआर, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना, इसमें 5 है जिनके पास वीटो पावर है। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर सिर्फ इन 5 कंट्रीज़ की हुकूमत चलनी। और इसके बारे में हम आगे इससे बहुत सी डिटेल में कर सकते हैं। फ़िलहाल आपको ये चैप्टर जस्ट रीड करना है और इसमें जो मेन चीज़ है वो है ग्लोसरी, जिसे आपने पूरी अच्छी तरह से रीड करना है। इस ग्लोसरी में से मैं आपको कुछ भी इंटरनल क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस